क्या आप उन घर खरीदारों में से हैं जिन्होंने किसी बिल्डर के प्रोजेक्ट में घर लिया, बाद में पता चला कि बिल्डर वो प्रोजेक्ट किसी के साथ मिलकर यानी जॉइंट वेंचर में बना रहा था, पार्टनर अलग हो गए और आपका पैसा और घर फंस गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस। मैं हूं दीपक यादव। होम बायर्स एक सामान्य समस्या से जूझते नजर आते हैं, जो ये है कि कई बिल्डर अपने प्रोजेक्ट जॉइंट वेंचर में बनाते हैं, फिर पार्टनर से विवाद होता है, अलगाव होता है और फिर घर खरीदार अपने प्रोजेक्ट या रिफंड के लिए भटकते नजर आते हैं, क्योंकि बिल्डर एक दूसरे पर अपनी जिम्मेदारियों को ठेलते नजर आते हैं। ऐसे में घर खरीदार को ना तो घर मिल पाता है और ना ही अपना पैसा रिफंड। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने एक शानदार फैसला दिया है, जिससे ज्वाइंट डेवलपमेंट में बन रहे प्रोजेक्ट में प्रमोटर्स की जिम्मेदारी तय की गई है। तो क्या फैसला है और उससे आम घर खरीदारों के हक में कितनी बड़ी शक्ति मिलती है? एक सामान्य घर खरीदार को इससे क्या सीखने की जरूरत है, क्या गौर करने की जरूरत है? इन्हीं सब बातों को समझेंगे। हमारे साथ हैं इंटीग्राट के फाउंडर और यूपी रेरा के लीगल एडवाइजर वेंकट राव साहब। बहुत स्वागत करेंगे वेंकट राव साहब हमारे साथ आपका जी बिजनेस पर। सर, पहला सवाल मेरा ये होगा, जहां तक मैंने पूरे मामले को समझा है तो ये 2013 से चला आ रहा मुंबई के वाधवा डेवलपर्स का मामला है, जो महाराष्ट्र रेरा अपीलेट ट्रिब्यूनल बॉम्बे हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और अब जो प्रमोटर को लेकर क्लैरिटी सर्वोच्च अदालत से मिली है, वो घर खरीदारों के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। सबसे पहले तो ये बताइए कि मामला क्या था, इसकी बारीकियां क्या हैं और एससी के फैसले के बाद किस तरह की स्पष्टता मिलती है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो आप एपेक्स सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, वहां पे हम ये कह नहीं सकते ये एक प्रेसिडेंट की तरह लिया जाएगा। हाँ, जो बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला है वो जरूर एक एसएलपी के जरिए ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट में आया था और उसमें एसएलपी ने ये कहा गया कि फिलहाल वो इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं और ये कहते हुए उन्होंने ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट जो है इसको इस स्पेशल पिटिशन को डिसमिस किया है। तो ये कह नहीं सकते कि इसमें पूरे तत्व जो है वो फैक्चुअली एक तरीके से प्रेसिडेंट की तरह लिया जाएगा। हाँ, जरूर ये बात है, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट का एक ये बहुत बड़ा फैसला मैं कहूँगा प्रमोटर्स को लेकर और प्रमोटर्स की ऑब्लिगेशंस को लेकर एक जरूर एक क्लैरिटी है। एक आम जो घर खरीदार है उसको ये जरूर एक रिलीफ मिल जाता है कि वो चाहे किसी भी बिल्डर से किसी भी कॉम्बिनेशन में उनका कोई भी स्ट्रक्चर के वजह से वो अगर घर खरीदार ने लिया हो फ्लैट, तो उसको जरूर ये रिलीफ मिलता है कि ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने ये कह दिया है कि ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये कह दिया है कि प्रमोटर का डेफिनेशन काफी वास्ट है और उसमें ऑब्लिगेशंस जो है वो दोनों ही पक्ष, चाहे दो प्रमोटर्स रहे या जितने भी प्रमोटर्स रहे, उसमें हर एक का एक इक्वल और जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी है, ये कहा गया है। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा इसके मैटर के चीज में जाने की जरूरत है। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, इस पर्टिकुलर केस को कहें तो एक तत्व जो निकल के आता है वो ये कि जो जॉइंट डेवलपमेंट, जैसे आपने कहा, जॉइंट डेवलपमेंट में काफी हद तक कई बार प्रमोटर्स जो है दो लोग मिलके एक प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं और उसमें कई तरीके की अंडरस्टैंडिंग्स होती हैं। जैसे कभी रेवेन्यू शेयरिंग हो जाता है दोनों प्रमोटर्स में, कई एरिया शेयरिंग भी हो जाता है। तो बात ये थी कि इसमें एरिया शेयरिंग था और एक प्रमोटर ने अपना एरिया बेचा था और दूसरे प्रमोटर ने अपना एरिया बेचा था, लेकिन जो डेवलपर प्रमोटर है वो महारेरा में जाके अपना प्रोजेक्ट को रजिस्टर कराया। साथ में एक जो दूसरा प्रमोटर है उनको प्रमोटर इन्वेस्टर की दर्जे से रजिस्ट्रेशन कराया गया है, क्योंकि महारेरा का एक सर्कुलर है कि अगर कोई इन्वेस्टर डेवलप नहीं कर रहा है, मात्र इन्वेस्टर है, तो अगर वो भी कंट्रीब्यूट करके जॉइंट डेवलपमेंट में कर रहा है तो उनको भी एज अ प्रमोटर आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए। तो इसमें जो इन्वेस्टर प्रमोटर था उनका कहना यह था कि जो माल या जो अलॉटी है वो उस डेवलपर से मॉल अलॉटमेंट लिया हुआ है और कोई एक पैसा भी ये डेवलपर ने, जो इन्वेस्टर डेवलपर है, उसने नहीं लिया है और इसलिए जो ऑब्लिगेशंस है उनको प्रोजेक्ट कंप्लीट करके डिलीवर करने का या रिफंड करने का भी वो उस पर्टिकुलर डेवलपर का है, इसका नहीं है।
राव साहब, रेरा कानून के अंतर्गत प्रमोटर की परिभाषा तय की गई है। 6 भाग में बताया गया है कि आखिर प्रमोटर के तौर पर किस किस की जिम्मेदारी तय होती है। हम ग्राफिक्स के जरिए तो बता ही रहे हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि एक बार आप भी एक्सप्लेन करें सरल शब्दों में। देखिए, प्रमोटर की परिभाषा काफी एज एज आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि 6 हिस्सों में बांटा गया है। और खास करके इतना वास्ट वाइड करने की कोशिश की गई थी जब ये एक्ट आया था, क्योंकि काफी स्ट्रक्चरिंग होती है प्रमोटर के प्रोजेक्ट कंसीवमेंट में, और कई तरीके के लोग जुड़ के जो है एक जॉइंट प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो उन सबको चलते हुए जो रेरा में डेफिनेशन आया था इसका काफी वास्ट किया गया था। यहां तक कहा गया कि जो प्रमोटर उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को बना रहा हो, अगर नहीं भी बनाए, वो बनवाता भी है और वो भी एक प्रमोटर है। और यहां तक कि कॉन्ट्रैक्टर अपने आप को कहता है या कॉलोनाइजर भी कहता है अपने आप को भले ही, लेकिन अगर वो बेसिक प्रोजेक्ट को सेल करता है, मार्केट करता है और उसको डेवलपमेंट में पूरी तरह शामिल रहता है, तो वो इवन अगर पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर भी होकर अगर वो ये सब काम कर रहा है, तो वो जो है प्रमोटर जरूर है। ऐसा इसमें डेफिनेशन में दिया गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट, डेवलपमेंट अथॉरिटीज तक को इसमें डेफिनेशन में जो है डेवलपर के आई मीन प्रमोटर के डेफिनेशन में लिया गया है। यहाँ तक कि इसमें एक एक्सप्लेनेशन के जरिए ये भी क्लैरिफाई किया गया है कि अगर किसी का लैंड हो और वो प्रोजेक्ट बनाने वाला कोई और हो, और उसको मार्केट करने वाला भले ही उसका लैंड भी ना हो और वो डेवलप भी नहीं कर रहा हो, बस सिर्फ वो मार्केटिंग के तौर पे अगर वो मार्केट भी कर रहा हो, तो भी जो है वो डेफिनेशन में, प्रमोटर के डेफिनेशन में आएगा। और वो उसको सारे ही जितने भी ऑब्लिगेशंस है रेरा एक्ट के तहत, वो उसे जरूर पूरा करना होगा। और बिल्कुल। प्रमोटर का बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है दीपक जी, प्रमोटर सिर्फ प्रमोटर कहा गया है, कहीं पे भी डिफरेंशिएशन नहीं की गई है प्रमोटर को प्रमोटर या प्रमोटर लैंड ओनर या प्रमोटर इत्यादि। वो अथॉरिटीज ने आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि ऑब्लिगेशंस जो है आइडेंटिफाई हो जाए, उस लिए एक ताकि इन्वेस्टर्स को, बायर्स को इंफॉर्मेशन रहे किस जी। तरीके का प्रमोटर क्या रोल है, उसके लिए कोई डिफाइंड मैकेनिज्म दी गई है। लेकिन प्रमोटर का डेफिनेशन और ऑब्लिगेशंस पूरे एक्ट में एक ही है कि वो जॉइंट एंड सेवरल है, कहीं कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। राव साहब, जो घर खरीदार इस तरह के किसी भी प्रोजेक्ट में अटके हुए हैं जहां उन्हें बिल्डर इधर उधर घुमा रहे हैं, इस फैसले को आधार मानते हुए उन्हें अब क्या करने की जरूरत है, उनके लिए क्या राय होगी आपकी? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आपने कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि आप, दीपक जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो प्रमोटर लैंड ओनर है और उसने किसी के साथ, डेवलपर के साथ एग्रीमेंट कर लिया और डेवलपर ने अपना एरिया बेच दिया और भाग गया, तो एक तरीके से ये कह सकते हैं हम अब कि जो लैंड ओनर प्रमोटर, भले ही लैंड उसका है तो वो भागेगा नहीं, ये उम्मीद में रहते हैं। तो आप, क्योंकि कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, तो आप सभी को, चाहे डेवलपर जो चला गया हो या जो प्रमोटर आज लैंड ओनर भी है, वो भी लायबल है। इस जजमेंट के बाद क्लैरिटी आती है, इस जजमेंट के बाद तो नेचुरली आप इनको पार्टी बना सकते हैं और इनसे आप अपना, अगर आपने इनको पैसा भी नहीं दिया हो, जो दूसरे डेवलपर है लैंड ओनर को, जिनसे जस्ट डेवलपर प्रमोटर को दिया भी हो, तो आप इनको लायबल बना सकते हैं, क्योंकि उन्हीं के परमिशंस की वजह से वो आया है प्रोजेक्ट बनाने के लिए। तो आप इनको भी, आप इनसे भी अपना प्रोजेक्ट और रेरा के ऑब्लिगेशंस पूरा करवा सकते हैं। बिल्कुल, यानी मोटे तौर पर हम ये मान सकते हैं कि ज्वाइंट डेवलपमेंट में जितने भी प्रमोटर हैं उन सबकी जिम्मेदारी बनती है, भले ही घर खरीदार ने किसी और को पैसा दिया हो और वो प्रोजेक्ट से बाहर निकल चुका हो। रेरा के अनुसार प्रमोटर को परिभाषित किया गया है और प्रमोटर यूं ही घर खरीदार को भ्रमित नहीं कर सकते। यदि प्रोजेक्ट में किसी तरह का विवाद होता है तो प्रमोटर्स हाथ नहीं झाड़ सकते, उनकी जिम्मेदारी तय होगी, उन्हें जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। तो बहुत शुक्रिया करेंगे राव साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रॉपर्टी में अधिकार को लेकर विवाद हमें अक्सर देखने को मिलते हैं। किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी पर पत्नी का अधिकार कितना है, व्यक्ति के ना रहने पर या फिर दूसरी शादी होने पर अधिकार किस तरह से बदल जाते हैं, विवाद होते हैं, कोर्ट में मामला लंबे समय तक चलता रहता है। लेकिन इसी बीच सर्वोच्च अदालत से एक बेहद अहम फैसला आया है जो पति की प्रॉपर्टी में पत्नी के अधिकार को लेकर स्पष्टता देता है।
इसको ऐसे समझिए कि सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि अगर कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स के जरिए प्रॉपर्टी के अधिकार किसी दूसरे को ट्रांसफर करने की कोशिश करता है लेकिन असल में वो उन अधिकारों का स्वामित्व नहीं रखता, तो नए या उनके उत्तराधिकारियों के पास उन लीगल डॉक्यूमेंट से अधिकारों का दावा करने का लीगल राइट्स नहीं होगा। सुनने में मामला आपको थोड़ा टेक्निकल लग रहा होगा, इसे और आसान करने की कोशिश करते हैं और आपको पूरा मामला समझाते हैं कि मामला है क्या और आप लोगों को इससे क्यों गंभीरता से समझने की जरूरत है। हमारे साथ लीगल एक्सपर्ट हैं प्रांजल चोपड़ा। प्रांजल, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि दिसंबर में कानून मंत्री द्वारा किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश भर में 5 करोड़ से अधिक मामले पेंडिंग हैं। एक अनुमान के मुताबिक भारत में अभी सभी सिविल मामलों में से 66% केस जमीन या संपत्ति विवादों से संबंधित हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किए गए सभी मामलों में 25% में भूमि विवाद शामिल है। इसके साथ ही भूमि अधिग्रहण विवाद की एवरेज पेंडेंसी 20 वर्ष के आसपास है। यानी ये कितना गंभीर है, इन सब आंकड़ों से साफ पता चलता है। सबसे पहले तो आसान शब्दों में समझाइए कि यह मामला था क्या जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्टता दी है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू दीपक जी, आप हमें इनवाइट करते हैं। आपका ये शो सारी जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीजें हैं उनको आसान बनाता है व्यूअर्स के लिए, उसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू। ये मामला जो सुप्रीम कोर्ट में है, ये केवी माधवन वर्सेस जानकी का ये जो केस है, ये एक्चुअली इंडिपेंडेंस के पहले का है। तो इसमें जो इशू इन्वॉल्व था वो ये था कि जो विडोअर थी माधवन की, उन्होंने माधवन की डेथ के बाद रीमैरिज की। उनकी फर्स्ट मैरिज से भी एक इशू था, सेकंड मैरिज से भी बच्चा हुआ। सेकंड मैरिज से जो बच्चा था वो फर्स्ट मैरिज के जो फर्स्ट हस्बैंड है, उनकी प्रॉपर्टी पे राइट क्लेम कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लैरिफाई किया कि उनका इस प्रॉपर्टी में, फर्स्ट हस्बैंड की प्रॉपर्टी में कोई राइट नहीं होगा, क्योंकि उनका जो राइट है वो उनकी मदर से फ्लो होता है। उस टाइम में एक हिंदू विडोअर रीमैरिज एक्ट करके था, जिसके तहत विडोअर को एक एक्सप्रेस परमिशन लेनी पड़ती थी रीमैरिज की, अदरवाइज उनका सारा जो उनकी जो राइट्स है वो चली जाती थी। उसको अप्लाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो सेकंड मैरिज से जो इशू हुआ है, उसका फर्स्ट मैरिज के जो हस्बैंड है उसकी प्रॉपर्टी पे कोई अधिकार नहीं है। क्यों ये मामला इतना गंभीर है, वो ये है कि एक बहुत सिंपल रूल है लॉ में, नीमो डैट रूल बोलते हैं उसको, कि मेरे पास जिस चीज का अधिकार नहीं है मैं उसको आगे बेच नहीं सकता। सो अगर आपने किसी ऐसे व्यक्ति से कोई प्रॉपर्टी खरीदी है जिसका खुद का उस प्रॉपर्टी पे अधिकार नहीं है, तो आपका भी अधिकार नहीं माना जाएगा। ये एक बेसिक रूल होता है, इसके एक्सेप्शंस है, पर ये एक बेसिक रूल, और उसका ये एक काफी अच्छा उदाहरण है ये केस। इस केस को देखते हुए जो लोग प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं उन्हें किन बारीकियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, एक बार ये बताइए प्रांजल। देखिए दीपक जी, जैसे आपके जितने भी शोज होते हैं उनमें एक थीम कॉमन होती है कि बायर को प्रॉपर्टी खरीदते वक्त किन चीजों का ध्यान रखना है। ये एक केस लॉ ऐसा है कि ये उसी दिशा में एक और केस लॉ है कि आप जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, आप उसकी पूरी जांच पड़ताल करें, फिर ही खरीदें। आज की तारीख में कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है, जमीन जो है, वो एक रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट से ही खरीदी जा सकती है। रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट के बिना खरीदी हुई जमीन को खरीद लॉ नहीं मानता है। दूसरी चीज है कि अगर आपने किसी से खरीदी है जिसका काफी ऐसे मामले हैं जो कॉम्प्लिकेट इसलिए होते हैं कि मैंने किसी से खरीदी जिसका कोई राइट टाइटल नहीं था, पर मैंने जो खरीदा वो सही तौर पे जांच पड़ताल करके खरीदा, तो मेरी क्या गलती है, और हम फिर लीगल मामलों में उलझ जाते हैं। तो उसको भी लॉ प्रोटेक्ट करता है। लॉ में प्रावधान है कि अगर आप बोनाफाइड परचेजर हैं तो वो आपको प्रोटेक्ट करता है, पर आपको दिखाना पड़ेगा कि आप बोनाफाइड परचेजर हैं, क्योंकि आज की तारीख में सारी चीजें गवर्नमेंट इसको ऑनलाइन कर रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स हर चीज को ऑनलाइन कर रही है।
रेरा के आने के बाद से रेजिडेंशियल कमर्शियल प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी रजिस्टर हो रहे हैं। काफी स्टेट्स में इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट भी रजिस्टर हो रहे हैं। बाकी भी जो अथॉरिटीज हैं सारे डॉक्यूमेंट्स उनको ऑनलाइन कर रही है। आप अपना खाता पे या किसी पे एग्रीकल्चरल लैंड का भी रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। तो उस स्थिति में आपको ये दिखाना पड़ेगा कि मैं बोनाफाइड परचेजर हूं, मैंने इस जमीन की पूरी जांच पड़ताल करके खरीदा, और फिर भी अगर कोई डिफेक्ट निकल जाए तो मेरे राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। अगर आप वो दिखाने में असफल रहते हैं तो आपके लिए फिर लॉ में दुविधा होगी। तो इसलिए बेसिक एक जो रूल है जमीन खरीदते वक्त कि आपको खरीदने से पहले पूरी जांच पड़ताल करनी है, और खरीदने के बाद की भी आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं। आपको उन सारी चीजों को फॉलो करते हुए ही अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करना। एक अंतिम सवाल कि अगर प्रॉपर्टी की खरीदारी कर रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखा जाए, क्योंकि अब रेरा है तो काफी कुछ पारदर्शिता बढ़ चुकी है, लेकिन क्या रेरा जो सर्टिफिकेट है वो सफिशिएंट है, वो काफी है? देखिए, रेरा में रेरा का नंबर आना सफिशिएंट नहीं है, काफी नहीं है। रेरा में प्रोजेक्ट रजिस्टर हो रहा है, उसके बाद वो कंप्लीशन के जब तक कंप्लीशन पे नहीं आता तक कोई भी बिल्डर सेल डीड नहीं करवा सकता। तो एक अंतर है बेसिकली अग्रीमेंट टू सेल में और सेल डीड में। अगर कंप्लीशन से पहले, कंप्लीशन सर्टिफिकेट आने से पहले आप प्रोजेक्ट में कोई यूनिट खरीदते हैं तो एक अग्रीमेंट टू सेल एग्जीक्यूट होता है, वो भी रजिस्टर्ड होता है, जो ये बोलता है कि आज से ये यूनिट पे मेरा हक अधिकार आएगा। जब भी मैं पूरा पैसा पे कर दूंगा तब एक सेल डीड एग्जीक्यूट होगी। कंप्लीशन सर्टिफिकेट आने के बाद सेल डीड एग्जीक्यूट होगी। वो सेल डीड से ये साबित होगा कि ये जो यूनिट है ये मेरे फेवर में अलॉट हो गई है। उस दिन मेरे पास अधिकार आएगा। रेरा के अलावा भी दीपक जी काफी ऐसी प्रॉपर्टीज है, जैसे एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी है, वो रेरा में नहीं आती। तो आप अगर एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी भी आज की तारीख में खरीद रहे हैं तो भी आपको उसकी सेल डीड करवाने के बाद जो भी रेलेवेंट अथॉरिटी आपके लगती है, आपको वहां पे जाके नामांतरण करवाना है। जो प्रॉपर्टी है वो अपने नाम पे करवानी है, ताकि रिकॉर्ड्स में हम जिसको जमाबंदी बोलते हैं, जमाबंदी में या जो भी और रेलेवेंट डॉक्यूमेंट है उसमें आपका नाम दर्ज हो, वो प्रॉपर्टी आपके नाम पे दर्ज हो, ताकि आगे की जो साइकिल है वो भी ढंग से चलती रहे। तो फाइनली एक शब्द प्रॉपर्टी की खरीदारी में बार बार सामने आता है, वो है जांच पड़ताल। सुप्रीम कोर्ट के इस मामले का जिक्र हमने इसलिए किया क्योंकि सर्वोच्च अदालत ने मालिकाना हक को लेकर एक स्पष्टता दी है। हालांकि ये परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है कि आपका केस, आपकी परिस्थिति क्या है। हालांकि रेरा आने के बाद काफी हद तक पारदर्शिता बढ़ी है, लेकिन ड्यू डिलिजेंस बहुत जरूरी है क्योंकि पैसा आपका है, निवेश आपका है। तो यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और बहुत शुक्रिया करेंगे प्रांजुल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे देश में रेरा की स्थिति क्या है। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका जी बिजनेस के इस खास प्रोग्राम प्रॉपर्टी प्लस में। और अब हम बात करते हैं रेरा की स्थिति की। देश भर में रेरा लागू होने को लेकर आवास मंत्रालय ने इंप्लीमेंटेशन प्रोग्रेस रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में राज्यों में रेरा इंप्लीमेंटेशन के साथ ही रियल एस्टेट प्रोजेक्ट और एजेंट रजिस्ट्रेशन और शिकायतों के निपटारे के साथ ही तमाम आंकड़े पेश किए हैं। तो आपको बताते हैं कि 1 मई 2017 से लेकर 8 अप्रैल 2024 तक, यानी करीब 7 साल बाद तक देश में रेरा की स्थिति क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं इंप्लीमेंटेशन की। तो आपको बता दें कि रेरा कहां कहां लागू हुआ है और कहां कहां नहीं। तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्यों में सिर्फ एक राज्य नागालैंड को छोड़कर सभी जगह जनरल रूल्स नोटिफाई हो चुके हैं। रेगुलेटरी अथॉरिटी के एस्टेब्लिशमेंट की अगर हम बात करें तो 22 राज्यों में और 5 केंद्र शासित राज्यों में स्थायी तौर पर एस्टेब्लिशमेंट हो चुका है। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी में अंतरिम एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, लद्दाख ये 4 राज्य हैं जहां अभी तक रेरा अथॉरिटी का एस्टेब्लिशमेंट नहीं हुआ है।
अपीलेट ट्रिब्यूनल के एस्टेब्लिशमेंट की अगर हम बात करें तो 18 राज्य और 6 केंद्र शासित राज्यों में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट हो चुका है। मणिपुर, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड में अंतरिम रूप से अपीलेट ट्रिब्यूनल का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अपीलेट ट्रिब्यूनल का एस्टेब्लिशमेंट नहीं हो पाया है। अब अगर रेरा के वेब पोर्टल की बात करें तो 23 राज्यों में और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में सेटअप हो चुका है वेब पोर्टल का। तो वहीं 5 जगह अभी तक यानी 5 राज्यों में अभी तक वेबसाइट सेटअप नहीं हो पाई है। एजुकेटिंग ऑफिसर के अपॉइंटमेंट पर अगर हम बात करें तो 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर अपॉइंटमेंट हो चुका है। इन 28 जगह पर इनमें केंद्र शासित राज्य भी हैं और पूर्ण राज्य भी हैं। यहाँ पर एजुकेटिंग ऑफिसर अपॉइंट हो चुके हैं, लेकिन 10 राज्य और केंद्र शासित राज्यों में अभी तक अपॉइंटमेंट नहीं हो पाया है। अब तक सभी रेरा अथॉरिटीज में 1,24,779 प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन हुआ है, यानी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट रजिस्टर हुए हैं देश के इन सभी रेराओं में। और अगर राज्यों में सभी राज्यों को मिलाकर हम एजेंट रजिस्ट्रेशन की बात करें, प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन की तो हमने बात कर ली, अब हम अगर एजेंट रजिस्ट्रेशन की बात करें तो 87,212 एजेंट हैं जो सभी तरह के रेराओं में रजिस्टर्ड हुए हैं। सभी रेरा को मिलाकर अगर हम 8 अप्रैल 2024 तक शिकायतों का आंकड़ा देखें तो 1,21,966 शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है। तो बीते 7 साल में यानी 1 मई 2017 से लेकर अब तक मोटे तौर पर यह स्थिति है देश में रेरा के लागू होने की। ये जो मैंने डेटा आपको बताया ये मौजूदा स्थिति है, लेकिन एक बड़ी जो चिंता का विषय है इस पूरे डेटा से इतर कि कहीं पर भी उन शिकायतों का यानी उन वो नंबर्स नहीं दिख रहे हैं जो पास हुए ऑर्डर्स के इम्प्लीमेंटेशन के अलावा एग्जीक्यूट होने की बात कर रहे हो कि कितने ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुके हैं। यानी कागज पर तो ऑर्डर है लेकिन वो ऑर्डर सही मायने में एग्जीक्यूट हो पाया है। तो ये था रेरा लागू होने का पूरे देश का डेटा जो कि आवास मंत्रालय की ओर से जारी किया गया है। तो आज के इस शो में फिलहाल इतना ही। अगले शो में होगी फिर मुलाकात, करेंगे रियल एस्टेट से जुड़े तमाम मुद्दों पर बात। नमस्कार।